माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चले बेटा, कल के लेक्चर में हमने आपको जाते जाते एक कंसेप्ट लिया था एंड दैट्स कॉल्ड एज ऑस्मोलैलिटी। और कल मुझे बेटा एक बच्चे ने मैसेज भेजी थी कि सर इस ऑस्मोलैलिटी को आप एक और बार डिस्कस कीजिएगा। नो डाउट बेटा, इट्स द कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मगर यहां पर बेटा आपकी केमिस्ट्री बहुत सारी अप्लाई हो जाएगी जब आपको बेटा यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाई जाएगी। सो यूरिन फॉर्मेशन में आपको मैक्सिमम कंसेप्ट जो है वो केमिस्ट्री रिलेटेड कंसेप्ट्स मिलेंगे। तो चले बेटा, मैं एक और बार इस ऑस्मोलैलिटी को आपके सामने ला रहा हूं। कितने सेल्यूट्स, गौर से देखिएगा, कितने सेल्यूट्स डिसॉल्व हो चुके हैं इन 1 kg ऑफ वाटर या सॉल्वेंट। अब मैं वाटर को ही क्यों यहां पे लेता हूं, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है दैट्स वाटर, और हमारे ब्लड में, हमारे प्लाज्मा में जो मेन कंपोनेंट होता है, पढ़ा भी चुका हूं मैं बेटा, 90 to 92% जो होता है वो वाटर होता है। तो इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर मैं यहां पे लिखूंगा 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि मैं ब्लड की बात कर रहा हूं। तो ब्लड में मेरा जो मेन कंपोनेंट है वो वाटर है। इससे बेटा मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी अगर मैं यहां वाटर भी लिख सकता हूं ना, आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। अब बेटा 1 kg ऑफ वाटर में हमारे प्लाज्मा में कितने सेल्यूट्स डिसॉल्व हो चुके हैं, सो दैट्स कॉल्ड एज ऑस्मोलैलिटी। और बेटा जिस सल्यूट पे आपको पैनी नजर रखनी पड़ेगी, जिस पे मैं बार बार आपको कहता हूं, दैट इज सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये प्रिंसिपल सल्यूट होता है जो हमारे बेटा ब्लड में डिसॉल्व हुआ होता है, हमारे ब्लड के वाटर में, हमारे प्लाज्मा के वाटर में डिसॉल्व होता है। और भी बहुत सारे सल्यूट्स है, मगर बेटा इस पे आपको बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी कि जो NaCl है ये प्रिंसिपल सल्यूट है दैट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ आवर वाटर ए प्रेजेंट इन प्लाज्मा। सो अगर मैं बेटा 1 kg प्लाज्मा लूंगा, उसमें कितने सल्यूट्स डिसॉल्व हो चुके हैं हमारे बेटा शाबाश प्लाज्मा में, वी कॉल इट एज ऑस्मोलैलिटी। और कल का लेक्चर याद करो, मैंने कहा था कि जब हम प्लाज्मा को लेंगे, ब्लड क्यों नहीं मैं यहां कंसीडर करता हूं, क्योंकि ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, उसके साथ मुझे बेटा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बेटा प्लाज्मा का कोई, बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट्स का कोई रोल ही नहीं होता है। तो इसलिए बेटा हम स्टिक करेंगे प्लाज्मा पे। तो जो प्लाज्मा है उसकी जो टॉनिसिटी होती है दैट इज 300 मिली ऑस्मोल्स। सो दैट मींस कि बेटा अगर हम 1 kg ऑफ शाबाश सॉल्वेंट लेंगे प्लाज्मा में, दैट्स वाटर, उसमें बेटा शाबाश कितने सॉल्यूट्स होते हैं, डिसॉल्व हुए होते हैं, 300 मिली ऑस्मोल्स। तो अब बेटा अगर हम देखेंगे, इसी प्लाज्मा से फिल्ट्रेट होके बेटा एक सिक्रीशन बनती है ना, दैट्स कॉल्ड एज यूरिन। अब जो ये यूरिन है, अगर इसकी टॉनिसिटी बराबर वही है, अगर इसकी ऑस्मोलैलिटी उतनी ही है जितनी बेटा प्लाज्मा की है, सो एट दैट टाइम वी से द यूरिन इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक विद रेस्पेक्ट टू प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा की टॉनिसिटी भी 300 मिली ऑस्मोल्स है और यूरिन की टॉनिसिटी भी 300 मिली ऑस्मोल्स है। कल का लेक्चर याद कीजिएगा। सो जब प्लाज्मा और यूरिन की टॉनिसिटी बराबर आ रही है, अगर कोई इंसान पेशाब कर रहा है, किस टॉनिसिटी से बेटा, किस ऑस्मोलैलिटी से, 300 मिली ऑस्मोल्स, से कि ये शख्स यूरिन प्रोड्यूस करता है आइसोटोनिक। अब अगर बेटा इसकी टॉनिसिटी जो है, ऑस्मोलैलिटी जो है, वो 300 मिली ऑस्मोल से कम होगी, so at that time we can say जो यूरिन ये प्रोड्यूस कर रहा है that is शाबाश बेटा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मींस कि जब यूरिन 300 मिली ऑस्मोल से की टॉनिसिटी से, ऑस्मोलैलिटी से कम निकल रहा है। उसके बाद अगर इसकी टॉनिसिटी 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा है यूरिन की, so at that time we can say the urine is hypertonic। सो इसका मतलब यह हुआ कि विद रेस्पेक्ट टू प्लाज्मा वी कैन से आवर यूरिन इज आइसोटोनिक, आवर यूरिन इज हाइपोटोनिक, आवर यूरिन इज हाइपरटोनिक। मगर कैसे बेटा आप तय करोगे, क्या ये हाइपो है, क्या ये आइसो है, क्या ये हाइपर है? तो कैसे, अगर 300 मिली ऑस्मोल्स बराबर टॉनिसिटी है तो आइसोटोनिक है, अगर 300 मिली ऑस्मोल से कम है तो हाइपोटोनिक है, अगर 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा तो हाइपरटोनिक है। और दिमाग में बेटा एक बात बसा के रखिएगा, आपका यूरिन जो है वो अपनी ऑस्मोलैलिटी को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। उसकी ऑस्मोलैलिटी बेटा हमेशा एक ही नहीं रहती है, और ये बराबर डिपेंड करता है कि आपके प्लाज्मा में कितना बेटा वाटर है। अगर वाटर बराबर मॉडरेट लेवल्स पे है प्लाज्मा में, सपोज आपने मॉडरेट इनटेक वाटर है, आपका मॉडरेट इनटेक वाटर है, तो जाहिर सी बात है उस टाइम आप यूरिन क्या करोगे, आइसोटोनिक।
और अगर आपके प्लाज्मा में वाटर की लेवल्स बहुत ज्यादा है तो उस टाइम क्या करोगे, उस टाइम बेटा आप अपने यूरिन से इस वाटर को बाहर ज्यादा निकालोगे, और जब वाटर बाहर ज्यादा निकलेगा सॉल्यूट्स क्या होंगे, कम। ऑस्मोलैरिटी की ओर देखेगा, रिलेशनशिप की ओर देखेगा, इनवर्स रिलेशनशिप है सॉल्वेंट के साथ, डायरेक्ट रिलेशनशिप है सॉल्यूट के साथ। सॉल्वेंट ज्यादा, ऑस्मोलैरिटी कम, और यूरिन जो है वो क्या बनेगा, हाइपोटोनिक। तो आज के बाद बेटा आप जब ज्यादा पानी पियोगे एक्सपेक्ट करो कि ये जो यूरिन अब हम करने वाले हैं वो हाइपोटोनिक होगा, उसकी टॉनिसिटी 300 मिली ऑस्मोल से कम होगी। उसके बाद बेटा अगर किसी वजह से आप पानी कम पी रहे हो, सपोज बेटा मैंने आपको कल भी कहा आप रोजदार हो, और रोजदारी में बेटा इस साल आपने देखा होगा 16-16 घंटे बेटा हम फास्टिंग पे थे, हम ना पानी पी रहे थे ना खाना खा रहे थे, तो उस टाइम हमारा वाटर इनटेक क्या है, कम। तो तैयार रहिए बेटा, जब वाटर इनटेक कम है तो उस टाइम आपका यूरिन जो है वो हाइपरटोनिक होता है। अब क्वेश्चन ये उठेगा ना कि सर हम हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक यूरिन क्यों करते हैं? इसकी वजह से बेटा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जनरेट होती है, तो जो ब्लड है उसकी टोनिसिटी मेंटेन रहती है। अगर ब्लड की टोनिसिटी को आपको मेंटेन करके रखना है, अगर क्या इसको करना है किसी भी हालत में, ये 300 मिली ऑस्मोल्स रहना चाहिए, ये ना इंक्रीज होना चाहिए ना डिक्रीज होना चाहिए। कैसे बेटा ये ऑटो एडजस्टमेंट्स हो जाती है, कैसे प्लाज्मा को बेटा आइसोटोनिक हमेशा रखा जाता है, कैसे प्लाज्मा की टोनिसिटी को 300 मिली ऑस्मोल्स पे अटका के रखा जाता है? शुक्र करो आपके पास किडनी है, और ये किडनी ऑस्मो रेगुलेशन कर देती है। और जब बेटा लगता है कि वाटर ज्यादा है तो उस टाइम बेटा इस एक्सेसिव वाटर को किडनी यूरिन से कहां फेंकती है, बाहर, ताकि ब्लड की टोनिसिटी 300 मिली ऑस्मोल्स रहे, और उस टाइम यूरिन क्या बनता है, हाइपोटोनिक। और अगर बेटा ब्लड में पानी कम है तो उस टाइम बेटा आपकी किडनी वाटर को कंजर्व कर देती है और यूरिन को हाइपरटोनिक बना डालती है। दिस इज द ब्यूटी दैट इज फाउंड इन योर किडनी, ताकि बेटा वो अपना टोनिसिटी, जो प्लाज्मा की टोनिसिटी उसको मेंटेन करके रखे बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन, बाय फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोनिक यूरिन, बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वाटर लेवल्स प्रेजेंट इन योर बॉडी और प्लाज्मा। तो चलिए बेटा, इसका तो कांसेप्ट मैंने कल दिया था। अब बेटा यहां पे आप सारे बच्चे नजर रखेंगे, कल का स्लाइड स्क्रीन जो है वो मैं वापस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो यहां पर बेटा मैंने कल अपना लेक्चर जो है वो रोका था, अगर आपको याद होगा। तो चले बेटा, अब यहां पर आप नजर रखिएगा, मेहरबानी करके इस पॉइंट पे आप नजर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा यूरिन फॉर्मेशन के लिए। इसलिए बेटा मैंने पहले यूरिन फॉर्मेशन नहीं पढ़ाया, क्योंकि जब तक आपको ऑस्मोलैरिटी के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हराम है यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा। तो चलिए, नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा इज 300 मिली ऑस्मोल्स, और ये कभी चेंज नहीं होगा बेटा, ये आपको पता होनी चाहिए। ऑस्मोलैरिटी इन यूरिन रेंजेस फ्रॉम 50 टू 1200 मिली ऑस्मोल्स। देखिए बेटा, इसका मतलब क्या हुआ। अब अगर आपके यूरिन की टोनिसिटी जो है वो हाइपोटोनिसिटी हाईएस्ट कहां तक जा सकता है, क्योंकि हर किसी चीज के लिमिट्स है ना बेटा। अब अगर आपका प्लाज्मा 300 मिली ऑस्मोल्स का टोनिसिटी लेकर चलता है, ऑस्मोलैरिटी लेकर चलता है, अब इसी से बेटा यूरिन बनता है ना। और मैंने अभी कहा कि यूरिन या तो हाइपोटोनिक होगा, या फिर आइसोटोनिक होगा, या फिर हाइपरटोनिक होगा। बेटा आप क्वेश्चन करोगे ना, सर हाईएस्ट लिमिट क्या है हमारी किडनी का, कहां तक हमारी किडनी जो है वो हाइपोटोनिक यूरिन बना सकती है? दैट इज बेटा 50 मिली ऑस्मोल्स। इससे नीचे किडनी हाइपरटोनिक यूरिन बना सकती नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर किसी चीज की हद मुकर्रर करके रखी है। खाली अपनी ताकत का कोई हद नहीं है अल्लाह पाक को, बाकी जो कोई भी ताकत इस दुनिया में अल्लाह पाक ने जनरेट की, जो कोई भी फोर्स जनरेट किया, जो कोई भी फिनोमिना जनरेट किया, जो कोई भी प्रोसेस जनरेट किया, उसका बेटा लिमिट्स तो है, हाईएस्ट लिमिट और लोएस्ट लिमिट, मगर खुद के ताकत का कोई लिमिट अल्लाह पाक का नहीं है। तो अब बेटा किडनी का ताकत भी अब हम आजमाएंगे ना, कि किडनी कितना हाइपोटोनिक यूरिन हाईएस्ट बना सकती है, दैट इज 50 मिली ऑस्मोल्स। और हाईएस्ट हाइपरटोनिक यूरिन कहां तक बना सकती है, दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल्स। तो क्या मैं टेक्स्ट बुक का एक पॉइंट अब यहां डील कर लूं? तो डील ये है कि किडनी यूरिन को 6 टाइम्स हाइपोटोनिक बना सकती है। सर ये 6 टाइम्स हाइपोटोनिक है, ये आप लिखेंगे बेटा प्लीज, ये मैंने यहां नोट में नहीं लिखा है, आप बेटा अपनी कॉपी पे इसको लिखिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक का पॉइंट है। किडनी यूरिन को 6 टाइम्स हाइपोटोनिक बना सकती है। सर ये कैसे आपने लिखा 6 टाइम्स? जरा बेटा गौर से देखिएगा, हाईएस्ट लिमिट हाइपोटोनिसिटी का कितना है, 50। अगर मैं 50 इंटू 6 करूंगा वो कितना आएगा, 300 मिली ऑस्मोल्स।
सो दैट मींस कि बेटा प्लाज्मा की टॉनिसिटी कितनी है 300 मिलियोस्मोल्स, मगर किडनी कितना हाइपोटोनिक यूरिन हाईएस्ट लिमिट तक ले सकती है 50। तो इसका मतलब हुआ ना कि किडनी यूरिन को 6 टाइम्स हाइपोटोनिक बना सकती है। उसके बाद बेटा हाईएस्ट लिमिट को अगर हम जाएंगे, हाईएस्ट हाइपरटोनिक यूरिन कहां तक बन सकता है 1200 मिलियोस्मोल। तो क्या मैं आपके दिमाग में एक और आइडिया भर दूं कि किडनी बेटा यूरिन को 4 टाइम्स हाइपरटोनिक बना सकती है। कैसे? 300 इंटू 4 रेफरेंस है ना बेटा, 300 प्लाज्मा रेफरेंस है ना, तो ये कितना है 1200। आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा, इसको बेटा प्लीज लिखे लीजिए आप, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का पॉइंट है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ हाइपोटोनिसिटी ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन, तो आंसर आएगा 50 मिलियोस्मोल्स। सो दैट मींस कि बेटा किडनी यूरिन को 6 टाइम्स 6 गुना हाइपोटोनिक बना सकती है विद रेफरेंस टू प्लाज्मा। और इसी तरह बेटा अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज द लिमिट ऑफ हाईएस्ट हाइपरटोनिसिटी ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन, तो आंसर आएगा बेटा शाबाश 1200 मिलियोस्मोल्स। और आप इससे बेटा खुद इन्फर करोगे कि जो किडनी है वो यूरिन को 4 टाइम्स हाइपरटोनिक बना सकती है विद रेफरेंस टू प्लाज्मा। सो ये पॉइंट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद द रेशियो ऑफ यूरिन टू प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इज यूजफुल टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द किडनीज टू कंसंट्रेट और डाइल्यूट यूरिन। तो बेटा अगर हम अब रेशियो निकालेंगे कि प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कितनी है और शाबाश बेटा आपके यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कितनी है, अगर हम इसका रेशियो निकालें तो इस रेशियो से हमें यह पता चलेगा ना कि किडनी कितना यूरिन कंसंट्रेट कर सकती है। कंसंट्रेट मींस हाइपरटोनिक बना सकती है। कंसंट्रेट का मतलब हुआ वाटर का कम शाबाश बेटा एक्सक्रीशन करेगा। और कितना यूरिन को डाइल्यूट बना सकता है। डाइल्यूट मींस हाइपोटोनिक यूरिन कितना ज्यादा पानी बाहर फेंकेगा। If the ratio between the urine osmolality and plasma osmolality is equal to 1, अगर यूरिन की osmolality 300 है, प्लाज्मा की तो हमेशा बेटा 300 ही रहेगी, ये कभी चेंज होने वाली नहीं है, तो रेशियो क्या आएगा 1। 300:300 रेशियो क्या आएगा 1। द यूरिन इज आइसोटोनिक। सो जब बेटा रेशो निकलेगा यूरिन ऑस्मोलैलिटी का और प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी का कितना बेटा 1, वो बेटा ये हर किसी को पता चलनी होनी चाहिए, देन यूरिन इज आइसोटोनिक। क्योंकि मैंने अभी कहा कि अगर बेटा यूरिन का ऑस्मोलैलिटी 300 मिली ऑस्मोल्स होगा तो यूरिन इज आइसोटोनिक। उसके बाद इफ द रेशियो बिटवीन द यूरिन ऑस्मोलैलिटी एंड प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी इज लेस देन 1, अगर बेटा ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखेंगे जरा गौर से बेटा यहां पर देखिएगा, ये प्लाज्मा की टॉनिसिटी है और बेटा इसकी टॉनिसिटी है, अगर ये लेस देन 1 है तो एट दैट टाइम वी कैन से द यूरिन इज हाइपोटोनिक। क्योंकि ये बेटा 300 है ना, और ये 300 से क्या आएगा बेटा कम, और अगर ये 300 से कम आ रहा है क्योंकि ऑस्मोलैरिटी यूरिन की कम आ रही है, तो एट दैट टाइम इट इज द यूरिन इज हाइपोटोनिक। उसके बाद इफ द रेशियो बिटवीन द यूरिन ऑस्मोलैरिटी एंड प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, अगर अब ये 300 से ज्यादा और ये तो बराबर 300 रहेगा, ये बराबर बेटा ग्रेटर क्या आएगा 1, तो एट दैट टाइम द यूरिन इज हाइपरटोनिक। ये बेटा आपने याद रखा। तो चले बेटा इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे की ओर बढ़ेंगे प्लीज जल्दी जल्दी। चलो बेटा अगला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, प्लीज बेटा अब यहां नजर रखिएगा, मेहरबानी करके यहां नजर रखिएगा सारे बच्चे। देखिए बेटा एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स ऑन एन एवरेज 1 to 5 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे। अगर बेटा हम जनरली देखेंगे, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को लेंगे, एक हेल्दी इंडिविजुअल बेटा दिन में 1 लीटर से 1.5 लीटर यूरिन करता है, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है। मगर कब? व्हेन द फ्लूइड इनटेक इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 लीटर्स। सो अगर एक हेल्दी इंसान जो है वो 2 लीटर पानी बेटा हर दिन पी रहा है, सो एज सच बेटा उस दिन उसका जो यूरिन आउटपुट होगा वो 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन होगा। सो मैंने क्यों 2 लीटर्स लिया? क्योंकि आमतौर बेटा जब सर्वे किया जाता है तो जनरल जब हम एवरेज देखते हैं, एवरेज में जो लोग होते हैं वो दिन में बेटा 2 लीटर पानी तो पीते ही रहते हैं। अब आप क्वेश्चन करोगे सर मैं तो कुछ पानी पीती ही नहीं हूं या पीता ही नहीं हूं। बेटा चाय पीते हो ना, वो चाय क्या बेटा पानी है ना, वो तो पानी ही है ना। तो लॉजिकली बेटा 2 लीटर पानी एवरेज लोग दिन में पीते रहते हैं, और एज सच बेटा उनका जो यूरिन आउटफ्लो एवरेज होता है वो 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन होता है। हाँ कुछ 2 से लीटर ज्यादा लेते हैं, कुछ 2 से कम, मगर बेटा एवरेज अगर हम देखेंगे 2 लीटर पानी तो एक इंसान बाय हुक और क्रुक दिन में पीता है। उसके बाद व्हेन किडनी प्रोड्यूस हाइपोटोनिक यूरिन, अगर एक किडनी अब कंटिन्यूअसली हाइपोटोनिक यूरिन बना रही है,
तो यूरिनरी आउटफ्लो इंक्रीजेस, जाहिर सी बात है, क्योंकि हाइपोटोनिक यूरिन मींस उसमें वाटर क्या है बेटा, ज्यादा, और जब वाटर ज्यादा है तो लॉजिकली बेटा यूरिन आउटफ्लो भी क्या होगा, ज्यादा। If urine is excreted with the osmolarity of 50 milliosmoles, अगर बेटा एक इंसान अब कंटिन्यूअसली 50 मिलीऑस्मोल से यूरिन कर रहा है 24 घंटे में, जरा गौर से देखिएगा, उस दिन वो बेटा 28 लीटर यूरिन करेगा। याद पर थे वो नजर बेटा, अगर तुम कह ना वन सा कह वन सर बस कर आज अख चीजा मे शौक बह बनावन यूरिन हाइपोटोनिक, हाईएस्ट हाइपोटोनिक यूरिन बनावन। सर मे क्या तथ खतर करो, अगर मैं हाईएस्ट हाइपोटोनिक यूरिन बनाऊं मैं क्या करूं, अगर बेटा आप उस दिन किसी दिन 28 लीटर पानी पियोगे, कितने लीटर बेटा, 28 लीटर, क्या बेटा कस लाठी समझ में आ गया, कस दोप नसा आज कर बह रिकॉर्ड कंप्लीट, बह कर पन यूरिन हाईएस्ट हाइपोटोनिक 6 टाइम्स कर बह पन यूरिन हाइपोटोनिक विद रेस्पेक्ट टू प्लाज्मा। बेटा करो, कोई परेशानी नहीं है, उस दिन आपको 28 लीटर पानी पीना है, और जब आप 28 लीटर पानी पियोगे तो आप 28 लीटर यूरिन भी करोगे। सो दैट मीन्स कि हमारा हाईएस्ट यूरिन बेटा जो है, यूरिनरी आउटफ्लो, हाईएस्ट यूरिन जो हम कर सकते हैं, कितना लीटर, 28 लीटर पेशाब हम कर सकते हैं एक दिन में। मगर उसके लिए बेटा हमें 28 लीटर पानी भी पीना है, क्योंकि बेटा पानी आप कहां से लाओगे, ये यूरिन जो आप बना रहे हो 28 लीटर, इसके लिए आपको पानी भी पीना पड़ेगा ना। तो 28 लीटर पानी पियो और उस दिन एक गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाओ कि उस दिन आप अपना यूरिन जो है वो 50 मिली ऑस्मोल्स तक ले जाओ। उसके बाद बेटा अब अगर हम देखेंगे, कोई कहेगा सर वन फटरावा बाज ब्याख रिकॉर्डा, बस करहा पनुन यूरिन हाईएस्ट हाइपरटोनिक, दैट मींस बस बनावा यूरिन 1200 मिली ऑस्मोल्स, बस करा यूरिन 4 टाइम्स कंसंट्रेट देन माय प्लाज्मा। तो उस दिन बेटा आपको महज 250 से 300 ml पानी पीना पड़ेगा, और एज सच बेटा आप कितना यूरिन भी करोगे 250 से 300 ml। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, हाईएस्ट यूरिन आउटफ्लो जो आप दिखा सकते हैं दैट इज 28 लीटर्स, और लोएस्ट यूरिन आउटफ्लो जो आप दिखा सकते हैं दैट इज 250 टू 300 ml। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर दिल मांगे मोर, बस चमहावा 28 लीटर ह्योर, है ना बेटा, कहा मैंने सर अगर 28 लीटर आब ह्योर चम क्या गए बेटा, आपने वाटर पॉइजनिंग सुना है नाम, बेटा अल्लाह पाक की कसम, जिस पानी को आप कहते हो कि वाटर इज लाइफ, वाटर इज जिंदगी, वाटर है वो, वाटर है ये, कि पानी के बगैर कुछ नहीं चलेगा, और ये सच है, पानी बेटा जिंदगी है, पानी के बगैर बेटा कुछ नहीं चल सकता है। अगर आप तमाम सेलेशियल बॉडीज को देखेंगे, प्रूव्ड है अभी तक कि वाटर की जो अबंडेंट अवेलेबिलिटी है वो अर्थ पे है, तो इसीलिए बेटा अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हुई। बाकी जितनी भी सेलेशियल बॉडीज है, प्रूव्ड है कि वहां पे अबंडेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर नहीं, इससे आज तक बेटा साइंस को या आज तक बेटा साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्स्ट्रा सेलेशियल बॉडीज में लाइफ नहीं मिली, क्योंकि वहां वाटर नहीं है। सो पानी बेटा इंसान के लिए, हर किसी जानदार के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मगर क्या कीजिएगा बेटा, ये पानी भी बेटा जहर का काम करता है, ये पानी भी बेटा पॉइजनिंग का काम करता है, ये पानी भी हमारे लिए मौत का सबब बन सकता है, ये पानी भी हमारी जिंदगी को छीन सकता है, ये पानी भी हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है अगर आप इसको 28 लीटर से ऊपर पियोगे। तो इसी को बेटा हम वाटर इंटॉक्सिकेशन कहते हैं या वाटर पॉइजनिंग कहते हैं, और इंसान बेटा मौत की कगार तक पहुंच सकता है। आप सुन लीजिए क्यों, क्योंकि अगर बेटा आपने 28 लीटर से पानी ज्यादा पी लिया तो देखिए तैयार रहिए होगा क्या। जब आपने 28 लीटर से पानी ज्यादा पिया, आपकी किडनी कितना पानी बाहर निकाल सकती है, 28 लीटर। सो अब अगर आपने बेटा 30 लीटर पानी पिया तो किडनी कितना निकालेगी, 28 लीटर। 2 लीटर आपकी बॉडी में अटके ना, तो 2 लीटर आपकी बॉडी में अटके। सो जब 2 लीटर आपकी बॉडी में अटक गए तो ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज, ब्लड फ्लो विल इंक्रीज, ब्लड फ्लो विल इंक्रीज, ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। आपके ब्रेन की जो सेरेब्रल ब्लड वेसल्स है वो बर्स्ट हो जाएंगी, वो फट जाएंगी, और हम मौत का शिकार हो जाएंगे, हमें सेरेब्रल एडीमा हो जाएगा। याद इतना नहीं रखना, खाली इतना याद रखना है कि जब बेटा हमने 28 लीटर से पानी ज्यादा पिया, अब जितना भी पानी हमने ज्यादा 28 लीटर से पिया, हमारी किडनी हाईएस्ट हाइपोटोनिक यूरिन बना सकती है, वो 28 लीटर यूरिन को बाहर निकाल सकती है। मगर जो बाकी पानी हमने बेटा बॉडी में लिया इन 24 आवर्स में, सुमानियर नेबरकीन सपोज 30 लीटर्स लिए, 28 बाहर निकले, 2 लीटर्स अटक गए, तो ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज, ब्लड फ्लो विल इंक्रीज, ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज एंड सेरेब्रल ब्लड वेसल्स विल बर्स्ट। तो हमारी मौत तय। उसके बाद अगर सर अब मैंने 250 से 300 ml पानी कम लिया, आपने सुना होगा बेटा हम खाने के बगैर 10 दिन भी रह सकते हैं,
मगर हम पानी के बगैर बेटा 3 या 4 या 5 दिन से अलावा नहीं जिंदा रह सकते। सो अल्लाह पाक की कसम बेटा, खाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फूड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाटर है। देखिए क्यों? क्योंकि जब बेटा आप दिन में पानी पीते ही नहीं हो, सपोज बेटा आप रेगिस्तान में फंस गए, अब रेगिस्तान में जब आप डेजर्ट में फंस गए, वहां पे पानी का कोई हिसाब ही नहीं है। आपको बेटा 3 दिन 4 दिन आप रेगिस्तान में फंस गए और वहां पानी का नाम निशान नहीं है, तो आप में वाटर की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। उसके बाद बेटा आपने बहुत सारा देखा होगा, आई कुडंट बी अलाइव, डिस्कवरी चैनल पे बेटा वो प्रोग्राम आ रहा था, वहां पे वो लोगों की कहानी सुनाते थे। अगर अब आप समंदर में फंसोगे, सपोज आप समुद्री जहाज में थे, वो डूब गया, अब बेटा डूबने के लिए तिनके का सहारा, आपको बेटा कोई चीज मिल गया और आप बच गए। उसके बाद आप समंदर में अब आप फ्लोट कर रहे हैं, या समंदर में छोटी सी किश्ती आपको मिल गई, उसमें आप फ्लोट कर रहे हो। अब आपके पास बेटा पानी नहीं। सर क्या बकवास करते हो, समंदर में तो पानी ही पानी है, हम वही पानी पिएंगे और मजे से जिंदगी गुजारेंगे। बेटा समंदर का पानी हम नहीं पी सकते, क्योंकि वो हार्ड वाटर होता है, वो सलाइन वाटर होता है, वो साल्ट वाटर होता है। पानी के बगैर तो हम 3-4 दिन जिंदा रहेंगे, मगर अगर आपने समंदर का पानी पीना शुरू किया तो बेटा आपकी किडनीज ही फेलियर हो जाएगा और विद इन फ्यू आवर्स हमारी मौत हो जाती है। इससे बेटा समंदर पानी पीना कोई अच्छी बात नहीं है, हम नहीं पी सकते हैं समंदर का पानी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब ये इंसान अब बेटा पानी के बगैर रह रहा है, तो देखिए बेटा यूरिन तो बनेगा। कितना यूरिन बनेगा? 250 से 300 ml यूरिन ये बनाता जाएगा, क्योंकि किडनी की हद यहां तक है, क्योंकि किडनी हाइपरटोनिक यूरिन 1200 मिली ऑस्मोल्स बनाएगी। तो इससे बेटा बॉडी में 24 घंटे में कितना पानी खारिज होगा? 250 से 300 ml। सो हर दिन बेटा इसके जिस्म से 250 से 300 ml पानी खारिज होता जाएगा, और जब पानी खारिज होता जाएगा, ब्लड वॉल्यूम विल डिक्रीज, ब्लड फ्लो विल डिक्रीज, ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज, और ये हार्ट अटैक का, हार्ट फेलियर का शिकार हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा पानी के बगैर हम 3 या 4 या 5 दिन के अलावा जिंदा नहीं रह सकते हैं। सच इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। हाँ, एक चीज बेटा अब इस इंसान को थोड़ा बहुत इसकी जिंदगानी को बढ़ाएगा, थोड़ा बहुत बेटा इसको और जीने देगा, अगर बेटा ये अपना पेशाब वापस पिएगा। सो जो पेशाब ये करेगा इस रेगिस्तान में, अगर उस पेशाब को वापस पिएगा, उसकी वजह से बेटा इसकी लाइफ थोड़ा बहुत प्रोलॉन्ग हो सकती है। सो ये था बेटा डाटा जिसपे आपको नजर रखनी पड़ेगी कि कितना किडनी हाइपोटोनिक यूरिन बना सकती है हाईएस्ट, और कितना यूरिक किडनी हाईएस्ट हाइपरटोनिक यूरिन बना सकती है। ये बेटा डाटा आपके सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में अगर आप देखेंगे, एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर कैन रिजल्ट इन वाटर इंटॉक्सिकेशन और वाटर पॉइजनिंग एंड इट कैन बी वेरी फैटल। 28 लीटर से अलावा काम तमाम। तो इसीलिए बेटा 28 लीटर से अलावा हम पानी नहीं पी सकते हैं, मगर इतना कोई पी भी नहीं पाएगा। समझ में आ गया? कल मैंने एक बंदे को कहा 28 लीटर और चाहिए आपके, तो सारी नजर गुपुंती तो बच्चा। सो लॉजिकली बेटा बात यही है कि हम 28 लीटर से पानी ऊपर नहीं पी पाते हैं। कहां हम इतना पानी पी सकते हैं? मगर अगर कोई पिएगा तो जान से हाथ धो बैठेगा। तो चले बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी जल्दी बेटा आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा अब हम लास्ट पड़ाव की ओर आएंगे। इसके बाद बेटा एक और पार्ट इसका है, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बेटा यूरिन फॉर्मेशन अब नजर रखिएगा। पहले मैंने कुछ टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स यहां लाए हैं, उसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये उठेगा ना कि सर कैसे इस प्लाज्मा से फिल्ट्रेट होके यूरिन बनता है? बेटा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आपके एक्सक्रीशन में। और इसमें बेटा नीट में भी ढेर सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, और बोर्ड के एग्जाम्स में भी इसकी दावेदारी चलेगी। तो चलिए बेटा अब हम देखेंगे कि यूरिन कैसे बनता है। इससे पहले कि हम देखें कि यूरिन कैसे बनता है, कुछ टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स बेटा मुझे यहां पे आपके सामने ले लें। On an average, 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidneys per minute. अगर आप बेटा देखेंगे ना, आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा कि सबसे ज्यादा ब्लड पर मिनट किस ऑर्गन को मिलता है, और मुझे पूरा यकीन है आप कहते ब्रेन, क्योंकि बेटा आपने ब्रेन को बहुत अच्छी तरह से बदनाम करके रखा है। अगर आपको कोई कहता है कि आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा ब्लड किस ऑर्गन को मिलता है, तो आप बेटा बिना झिझक के आंसर बोलते हो ब्रेन। मगर बेटा यह आपका सुहाना सपना है, इस कंसेप्ट को दिमाग से उखाड़ के बाहर फेंकिएगा। एक्चुअली बेटा सबसे ज्यादा ब्लड जिस ऑर्गन को मिलता है दैट इज किडनी। और आपको पता है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट बेटा कितना ब्लड बाहर फेंकता है? 5000 ml। और अल्लाह पाक की कसम, इस 5000 ml में 1100 से 1200 ml ब्लड अकेला कौन हासिल कर देता है? किडनी।
So that means कि बेटा ये 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. So that means कि बेटा जो आपकी किडनीज है, कार्डियक आउटपुट का 1/5 हिस्सा कौन हासिल करता है बेटा? आपका किडनी. So that means कि बेटा maximum amount of blood out of all the organs goes to your kidneys. Out of 5000 ml कितना blood आपके किडनीज की ओर जाता है पर मिनट? 1100-1200. And it is equivalent to 1/5 of the total cardiac output. इस पॉइंट पे नजर रखिएगा, ये टेक्स्ट बुक का पॉइंट है और आज तक बेटा नीट में नहीं आया, इसलिए बेटा दावेदारी बराबर है इस पॉइंट की. The amount of filtrate formed by the kidneys per minute is called as glomerular filtration rate. अब बेटा कितना फिल्ट्रेट एक किडनी 1 मिनट में बना डालती है फ्रॉम द ब्लड जो उसकी ओर चला जाता है. So it is equal to 1 बेटा शाबाश glomerular filtration rate. So आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा what is glomerular filtration rate, तो आंसर बोलिएगा सर glomerular filtration rate is the amount of filtrate formed by the kidney per minute from the plasma. So कितना प्लाज्मा गया और कितना फिल्ट्रेट किडनी ने बनाया. So at that time we called a GFR. उसके बाद GFR in a healthy individual is 125 ml per minute. जरा गौर से देखिएगा बेटा, मेहरबानी करके यहां पर देखिएगा. सो जो GFR है एक हेल्दी इंडिविजुअल का अगर हम देखेंगे वो 125 ml है. तला बेटा 21 मिनट समझ किडनीज को तो फिल्ट्रेट बनावा बोमेंस कैप्सूल समझ त्रावा. सो कितना फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल की कैविटी में चला जाता है इन 1 मिनट? 125 ml. अब बेटा कितना प्लाज्मा जाएगा आउट ऑफ 625 ml ऑफ ब्लड? सो देखिए बेटा किडनी में, अभी मैंने कहा किडनीज में कितना ब्लड चला जाता है? 1100-1200 ml. इस 1100-1200 ml में शाबाश बेटा एफरेंट आर्टरियोल के जरिए ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में कितना ब्लड जाता है? 625 ml. सो जब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में 625 ml ब्लड गया तो जो 625 ml ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में गया आउट ऑफ 1100-1200 ml ऑफ ब्लड दैट इज रिसीव्ड बाय किडनीज, तो 625 ml जो है वो 1 मिनट में चला जाता है इनटू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. और इसी 625 ml ऑफ ब्लड में जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में चला जाता है उससे बेटा 125 ml फिल्ट्रेट बनाया जाता है. तो क्या मैं हक के साथ बोलूं अगर मैं GFR को देखूंगा, शाबाश बेटा कितना ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में चला जाता है? 625 ml आउट ऑफ 1100-1200 ml. शाबाश बेटा फिल्ट्रेट कितना बनता है? जरा गौर से देखिएगा, प्लीज नजर रखिएगा, प्लीज अच्छी तरह से नजर रखिएगा. कितना फिल्ट्रेट बना? 125 ml. शाबाश बेटा उसके बाद ब्लड कितना गया? शाबाश सारे बोलिए बेटा 625 ml. ये आएगा ना इनटू 100 इज इक्वल टू 20%. सो दैट मींस कि बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो 20% है. सो अगर बेटा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में 625 ml जाता है ब्लड, 625 का 25 ml बेटा शाबाश फिल्ट्रेट नहीं होता है, उसका खाली बेटा 125 ml फिल्ट्रेट बनाया जाता है. सो दैट मींस कि खाली 20% ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में चला जाता है. और कितना चला जाता है बेटा? 625. और 625 का 20% कितना होता है? 125 ml. So, आज के बाद बेटा सारे बच्चे याद रखना कि किडनीज में कितना ब्लड जाता है? 1100-1200 ml. उसके बाद बेटा शाबाश आपके ग्लोमेरुलर कैपिलरीज तक कितना पहुंचता है? 625 ml. फिर 625 ml में कितना फिल्ट्रेट बनाया जाता है? 125 ml. क्या 625 ml का 25 ml जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में प्लाज्मा पहुंचा या ब्लड पहुंचा उसको फिल्ट्रेट किया जाता है? नो सर, उसका खाली 20% फिल्ट्रेट होता है एंड दैट्स इक्वल टू 125 ml. ये तो बेटा मिनट के लिहाज से था. अब अगर मैं घंटों के लिहाज से जाऊंगा तो घंटे के लिहाज से अगर हम 24 घंटे जाएंगे तो 24 घंटे में किडनीज में 900 लीटर्स ऑफ ब्लड जाता है. और 900 लीटर्स ऑफ ब्लड से कितना फिल्ट्रेट पहुंचता है बेटा? बनता है 180 लीटर्स. सो दैट मींस कि अगर हम यहां पर भी देखेंगे 180 डिवाइडेड बाय 90 इनटू 100 तो अगेन बेटा ये कितना आएगा? 20%. सो चाहे आप मिनट के लिहाज से जाओ चाहे आप 24 घंटे के लिहाज से जाओ, GFR हमेशा नॉर्मली कितना होता है बेटा? 20%.
सो आज के बाद तमाम बच्चे बेटा अब इस क्लास में जो दे रहे हैं, जो इस टाइम बेटा इस लेक्चर को सुन रहे हैं, याद रखेंगे कि एक दोनों किडनीज 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड रिसीव करती है। उसका बेटा 625 ml ब्लड जो है वो पहुंचता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, और उस 625 ml से खाली कितना फिल्ट्रेट बनता है बेटा? 125 ml। सो दैट मींस 100% इज नॉट फिल्ट्रेटेड, देयरफॉर GFR इज ओनली 20%। आउट ऑफ 625 ml only 125 ml filtrate is formed, so that means कि glomerular filtration rate is only 20%, it is not 100%। पहली बात, अगर हम 24 घंटे के लिए यहां से जाएंगे 900 लीटर है, और फिल्ट्रेट कितना बनता है बेटा? 180 लीटर्स। अब आप क्वेश्चन करोगे सर हमारी बॉडी में तो 5 ही लीटर ब्लड है, ये 900 लीटर आपने कहां से लाया? बेटा इसने कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करा। सो एक किडनीज को बेटा 24 घंटे में 900 लीटर ब्लड पहुंचते हैं, हाईएस्ट अमाउंट। तो चले बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी, तेजी के साथ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला स्लाइड आपके साथ शेयर हो। तो चलिए बेटा अगला पॉइंट, यूरिन फॉर्मेशन ऑकर्स इन 3 स्टेप्स। अब बेटा हमें यूरिन फॉर्मेशन स्टडी करना है, और ये कुल मिला के बेटा कितने स्टेप्स में होता है? 3। शाबाश। सबसे पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा टिब्यूलर सिक्रीशन। इसको बेटा आप याद रखेंगे। आज के बाद अगर कोई आपको कहेगा कि यूरिन कितने स्टेप्स में बनता है, यूरिन को बनाने के लिए कितने फिनोमिना लगते हैं, कितने प्रोसेसेस लगते हैं, तो आंसर देना सर 3, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड टिब्यूलर सिक्रीशन। तो चलिए बेटा सबसे पहले अब हम स्टडी करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा, एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है। और सबसे पहला हम लेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है, जरा गौर से यहां पर देखिएगा। इसको मैंने ऑलरेडी आपको बेटा पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बेटा बोला था कि यहां पर बेटा पोडोसाइट्स होती है। अगर आपको याद होगा, याद करो वो लेक्चर बेटा, ये पोडोसाइट्स है आपकी, याद करो इस लेक्चर को। These are the podocytes, याद आया? उसके बाद बेटा इन पोडोसाइट्स के ऊपर से यहां पर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, याद करो जो नेगेटिवली चार्ज था, याद आ रहा है? वेरी गुड। सो ये बेटा नेगेटिवली चार्ज बेसमेंट मेम्ब्रेन है। उसके बाद शाबाश बेटा इसके ऊपर से यहां पर एंडोथेलियल सेल्स, याद आया? और जो एंडोथेलियल सेल्स है ये फेनेस्ट्रेटेड है, इनमें सुराख है, याद आया? तो इसी बैरियर को हम यहां पर कहते हैं फिल्ट्रेशन बैरियर। अब बेटा कैसे अब इस फिल्ट्रेशन बैरियर से ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है? तो मैंने कहा था कि कौन कौन चीजें फिल्ट्रेट होगी, कौन चीजें फिल्ट्रेट नहीं होगी, वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा था। मगर बेटा आज के लेक्चर में हम देखेंगे किस मैकेनिज्म के जरिए जब ब्लड आता है बेटा, यहां पे आपको पता होनी चाहिए दीज आर द एफरेंट आर्ट्रियोल एंड दीज आर द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। याद आया? ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बेटा अब यहां एंडोथेलियम है, फिर यहां से बेटा ये एफरेंट आर्ट्रियोल है। कैसे ब्लड अब यहां पे फिल्ट्रेट होता है, कौन से फोर्सेस यहां पे जनरेट होते हैं जो ब्लड को मजबूर करते हैं फिल्ट्रेट होने में? और जब बेटा जब यहां ब्लड या प्लाज्मा फिल्ट्रेट हुआ तो यहां पे फिर आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द बोमेन्स कैप्सुलर कैविटी, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैप्सुलर कैविटी। यही आज के लेक्चर में बेटा हम देखेंगे कि कैसे अब ब्लड यहां पे फिल्ट्रेट होता है, कौन से ताकतें हैं, कौन सी फोर्सेस है जो यहां पे ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं और पहुंचाते हैं बेटा इनटू द कैविटी ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, और बनाते हैं एक फिल्ट्रेट, एंड दैट फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इस फिल्ट्रेट में आपको बेटा ना आरबीसीज मिलेंगे, पता है आपको, ना डब्ल्यूबीसीज मिलेंगे, ना प्लेटलेट्स मिलेंगे, और ना ही प्रोटीन्स मिलेंगे। याद आया? क्योंकि बेटा जो आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स है, उनका साइज बेटा फेनेस्ट्रेशन पोर से ज्यादा होता है, क्योंकि फेनेस्ट्रेशन पोर्स का साइज कितना था? 100 टू शाबाश बेटा 50 टू 100 नैनोमीटर्स। और आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स इससे नहीं निकलेंगे, मगर प्रोटीन्स निकलेंगे। मगर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नेगेटिवली चार्ज है ना, और ये इन नेगेटिव, मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज, रिपल करके वापस किसमें भेजेगा? ब्लड में। मगर बाकी एंटिटीज निकल के आएंगे, ग्लूकोज आएगा, अमाइनो एसिड्स आएंगे, लिपिड्स आएंगे, सोडियम आयंस आएंगे, पोटेशियम आयंस आएंगे, मैग्नीशियम आयंस आएंगे, क्लोराइड आयंस आएंगे, बाइकार्बोनेट आयंस आएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स आएंगे, और एक्सेसिव विटामिन्स भी आएंगे।
जो हम बेटा देखेंगे कि किस प्रेशर के जरिए ये आएंगे फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द Bowman's capsular cavity and will form a filtrate, and that filtrate is called as glomerular filtrate which lacks formed elements and blood proteins. तो चले बेटा अब यहां पर देखिएगा अगला पड़ाव, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. नजर छ बेटा अथ पे वारिया थवी, नजर छ वारिया थवी अथ पे, मेहरबानी करिए. Ultrafiltration is a process by which blood is filtered across the filtration barrier. Filtration barrier मैंने अभी कहा, तलावनी आत्मस्कस barrier चित्रे. शाबाश, एक तो fenestrated endothelial cells of glomerular capillaries, negatively charged basement membrane, शाबाश, and the podocytes. बेटा सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं आपको. ये slit pores के बारे में मैंने बोला है, slit diaphragms के बारे में मैंने बोला है, नेफ्रिन्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, और बोला है कि क्यों नहीं बेटा प्रोटीन्स यहां पे फिल्टर होते हैं. सब कुछ बोल चुका हूं मैं आपको. उसके बाद बेटा फिल्ट्रेशन बैरियर इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसलिए बेटा मैंने नोट भी आपके लिए तैयार करके रखा है. ऐसे ही आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को लिखना है. सो पहला एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, अभी दिखाया. ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो इनके बीच में होता है एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज, एंड द एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स जिसको हम विसरल लेयर कहते हैं. सब कुछ पढ़ा चुका हूं. उसके बाद ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी, एंड ब्लड प्रोटीन्स आर रिटेन्ड. ये बेटा कभी फिल्टर नहीं होंगे. फॉर्म्ड एलिमेंट्स मींस आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. मगसन फिल्टर किए क्योंकि इनका साइज जो होता है वो 50 to 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है. और जो बेटा जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की बेटा एंडोथेलियल सेल्स में फेनेस्ट्रेशंस होते हैं, सुराख होते हैं, वो 50 to 100 नैनोमीटर्स बेटा डायमीटर के रहते हैं, और वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स को अंदर नहीं आने देंगे, मगर ब्लड प्रोटीन्स को अंदर आने देंगे. मगर जो नेगेटिवली चार्ज बेटा यहाँ पे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है और मैक्सिमम ब्लड प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज है, ये रिपल करके इनको वापस ब्लड में भेजेगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पे आने नहीं देगा. Are retained within the glomerular capillaries. Go yim chan neran ke, while as glucose, amino acids, lipids, ions like sodium, potassium, magnesium chloride, bicarbonate ions, excessive vitamins, nitrogenous waste products, इनको तो निकलना ही है, इन्हीं के है तो सब कुछ हो रहा है. यूरिया है, यूरिक एसिड है, निकलते हैं, are filtered. Thus ultra filtration is non-selective and passive. इस पॉइंट में बेटा बहुत खतरनाक दम है. और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और एम्स में ये क्वेश्चन आया था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज, पहला ऑप्शन था सिलेक्टिव एंड एक्टिव, दूसरा ऑप्शन था नॉन सिलेक्टिव एंड एक्टिव, तीसरा ऑप्शन था नॉन सिलेक्टिव एंड पैसिव, चौथा ऑप्शन था बेटा सिलेक्टिव एंड एक्टिव. अब जरा बेटा गौर से देखिएगा आंसर क्या लिखना था, नॉन सिलेक्टिव एंड पैसिव. अब क्वेश्चन उठेगा, सर पहले बोलिए कि नॉन सिलेक्टिव होता क्या है. बेटा नजर यहां पे बराबर रखिएगा. इसके लिए मैं मुझे 1 मिनट के लिए स्लाइड को चेंज करना पड़ेगा ताकि बेटा आपको मैं बोलूं कि ये नॉन सिलेक्टिव क्या होता है और ये पैसिव क्या होता है. तो प्लीज बेटा सारे 1 मिनट के लिए मेरे साथ एक स्लाइड पे चलिए जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है. जरा गौर से देखिएगा, यहां पर मैं एक स्लाइड को ला रहा हूं जो आपके डायग्राम पे आ रहा है. जरा गौर से यहां पर देखिएगा, मेहरबानी करके यहां पर देखिएगा, प्लीज यहां पे नजर रखिएगा. ये बेटा यहां पर अब मैं बना रहा हूं, नजर आते जो बराबर बेटा, ये एंडोथेलियल ब्लड कैपिलरीज है. बेटा नजर बराबर रखिएगा, तूफानी नजर रखिएगा, तूफानी नजर रखिएगा. ये इसमें बेटा अब यहां फेनेस्ट्रेशन, ये इसमें सुराख. नजर थे जो बराबर, नजर बराबर रखना बेटा. और इन पोर्स का जो साइज है वो 50 to 100 नैनोमीटर्स है. अब बेटा आपको पता है कि यहां पे ब्लड चल रहा है, एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आया और ये इफरेंट आर्ट्रियोल की बढ़ रहा है. और इसमें बेटा अब आपको पता है आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है. वेरी गुड. इसमें बेटा प्रोटीन्स है, इसमें ग्लूकोज है, इसमें अमाइनो एसिड्स है, इसमें लिपिड्स है, इसमें वाइटामिन्स है जो मैं लिख रहा हूं यहां पे. इसमें बेटा सोडियम आयंस है, पोटेशियम आयंस है, मैग्नीशियम आयंस है, और एक्सेसिव विटामिन्स भी है. या विटामिन्स भी है, एक्सेसिव क्यों, विटामिन्स भी है. उसके बाद बेटा जरा गौर से अब यहां पर देखिएगा, यहां पर अब मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाने जा रहा हूं. सब कुछ बेटा आपने पढ़ा है, मगर यहां पर मुझे नॉन सिलेक्टिव और पैसिव के बारे में बोलना है, क्योंकि ये बेटा एम्स में भी आया है और एएमयू में भी आया है. ये बेटा अब यहां पर आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन,
थोड़ा बहुत रफली बना रहा हूं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये आपका बेटा यहां बेसमेंट मेम्ब्रेन बन रहा है, और ये बेटा आपको पता है इट इज नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें बेटा हेपेरन सल्फेट बहुत ज्यादा है, और हेपेरन सल्फेट एक पॉलीसैकेराइड है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, जो नेगेटिवली चार्ज है। उसके बाद बेटा आपको पता होनी चाहिए कि अब आपको यहां पर सेल्स मिलेंगी, एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। समझ आ रहा है बेटा? चलिए, तो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। यही तो फिल्ट्रेशन बैरियर है, और इन पोडोसाइट्स के बीच पे जो बेटा शाबाश गैप है, दैट्स कॉल्ड एज स्लिट पोर्स। और ये स्लिट पोर्स मैंने कहा था ये 20 नैनोमीटर थिक है या डायमीटर के। उसके बाद बेटा मैंने एक और चीज आपको समझाया था, अगर आपको याद होगा, कि यहां पर बेटा ऐसे नेफ्रिन प्रोटीन्स होते हैं और बनाते हैं बेटा स्लिट डायाफ्राम। सो ये स्लिट पोर्स में डायाफ्राम की तरह काम करते हैं, और इनका साइज 7 to 9 नैनोमीटर थे। और को नजर बेटा, अब नजर रखो बेटा, अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है और ये नॉन सिलेक्टिव क्या है, ये बेटा मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया था। अब जरा गौर से देखिएगा, सबसे पहले आरबीसी आना चाहेगी, डब्ल्यूबीसी आना चाहेगी, प्लेटलेट आना चाहेगी, नहीं आएगी, क्योंकि बेटा उनका साइज 50 to 100 नैनोमीटर से कम, समझ में आ गया, सॉरी ज्यादा, तो इसलिए बेटा इनकी कहानी खत्म, उड़ा दिया मैंने इनको, उड़ेंगे। आई थ्योरियोना खेली बेटा कुछ पार्ट प्लाज्मा, सो नाउ दिस इज द प्लाज्मा पार्ट। अब प्लाज्मा पार्ट में सबसे पहले प्रोटीन्स को लेंगे, मगर प्रोटीन्स ज्यादातर कौन से चार्ज है बेटा, नेगेटिवली चार्ज। सो जब वो नेगेटिवली चार्ज है, जो ही वो बेटा शाबाश किन के जरिए, कैपिलरीज फेनेस्ट्रेशन पोर्स के जरिए घुसेंगे, अच्छा विथ नेगेटिव चार्ज, वो रिपल हो जाएंगे और वापस जाएंगे, खत्म प्रोटीन्स का भी मसला। उसके बाद ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स जो है इंतहाई छोटे हैं और इजिली बेटा सिक्रीशन के जरिए या बेटा फिल्ट्रेशन के जरिए आएंगे। अब यहां ग्लूकोज पहुंचा, अब यहां अमाइनो एसिड्स पहुंचे, अब यहां ये लिपिड्स भी पहुंचे, शाबाश, और थोड़े बहुत विटामिन भी पहुंचे जो एक्सेसिव क्वांटिटीज में थे। उसके बाद बेटा अब आयंस की बारी आएगी, आयंस भी निकल के आएंगे। सोडियम पॉजिटिव है तो इजिली आएगा, के पॉजिटिव है तो इजिली आएगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो इजिली आएगा, कैल्शियम पॉजिटिव है तो इजिली आएगा। मगर अब आप कहोगे सर क्लोराइड आयंस तो नेगेटिव है, वहां नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगी, क्योंकि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नेगेटिवली चार्ज है, रिपल्शन तो वाजिब है। बेटा यहां रिपल्शन लगेगी, मगर जो नेगेटिव सीएल नेगेटिव आयंस है इंतहाई छोटे हैं, तो इन पे बेटा रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा जनरेट होंगे। बेटा ऐसा नहीं है, प्रोटीन्स पे नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा थी, क्योंकि प्रोटीन्स बड़े होते हैं, नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा, तो बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन से तूफानी रिपल्शन होगी और वो बेटा वापस फेंके जाएंगे ब्लड में। मगर जो सीएल नेगेटिव आयन है या HCO3 नेगेटिव आयंस है, इंतहाई छोटे आयंस है, इन पे डेंसिटी नेगेटिव चार्जेस की कम, तो रिपल्सिव फोर्सेस कम, तो इसलिए बेटा ये भी शाबाश बेटा फिल्टर हो जाएंगे, मगर हार्डर फिल्ट्रेशन होगी, बहुत मुश्किल इनकी फिल्ट्रेशन हो, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज। तो अब अगर आप देखेंगे जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और स्पेशली सोडियम जो बेटा यहां पे आ रहा है, या लिपिड जो आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा। या ग्लूकोज मा गस यूरिन की नेबर नियर, या अमाइनो एसिड्स मा गसन यूरिन की नेबर नियर, या लिपिड्स मा गसन यूरिन की नेबर नियर, या एक्सेसिव सोडियम मा गस यूरिन की नेबर नियर, एक्सेसिव बाइकार्बोनेट आयंस मा गसन यूरिन की नेबर नियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो अब अगर बेटा यहां पर आप देखेंगे, ये है ना वेस्ट प्रोडक्ट्स ना नेबर यूरिया द्राव यूरिक एसिड, हकीकत में फिल्ट्रेशन क्यों की जाती है, ताकि ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स कहां निकले, बाहर, और फिर यूरिन से कहां निकले, बाहर। या अतमाद्राव वेस्ट प्रोडक्ट्स अतमाद्राव यूरिया तो यूरिक एसिड अद्राव ना ग्लूकोज दे, अद्राव ना बेटा फैटी एसिड्स दे, अद्राव ना अमाइनो एसिड्स दे, अद्राव ना एसेंशियल तो वेस्ट प्रोडक्ट्स नेबर। तो इसीलिए बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है, यहां पर एसेंशियल कंपोनेंट्स भी निकल के आते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकल के आते हैं। को अच्छा दोनों चीज नेबर नेरा, सिलेक्टिव, सिलेक्टिव मींस कि खाली नेरन वेस्ट प्रोडक्ट ये नेबर, द्राय ना बेटा एसेंशियल प्रोडक्ट्स नेबर, इसीलिए बेटा ये नॉन सिलेक्टिव है। सो नॉन सिलेक्टिव मींस कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसका साइज जो है वो 7 नैनोमीटर से कम है, वो बाहर फिल्ट्रेशन में निकल के आएगा, इरेस्पेक्टिव वो यूजफुल है, इरेस्पेक्टिव वो हार्मफुल है। तवे बेटा ये नॉन सिलेक्टिव। सर तावन पे तेल अगर ग्लूकोज नेबर द्राव, अमाइनो एसिड नेबर द्राव, ये पेशाब से तेल नेबर नेरे ना
बेटा फिर आगे जाके एक प्रोसेस होता है एंड दैट्स कॉल्ड एज रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें बेटा इस ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड्स को वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है और ब्लड में भेजा जाता है। इसीलिए आज के बाद आप याद रखेंगे कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो सिलेक्टिव नहीं। अगर वो सिलेक्टिव होती तो खाली वेस्ट प्रोडक्ट्स बेटा फिल्टर हो जाते, मगर वहां पे यूजफुल प्रोडक्ट्स भी और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी फिल्टर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज का भी साइज 70 नैनोमीटर से कम है, स्लिट डायफ्राम के पोर से कम है, वो बेटा निकल के आएगा। तो इसीलिए बेटा इट इज नॉन सिलेक्टिव। क्या यहां पे कोई एनर्जी लगी फिल्ट्रेशन होने में? क्या यहां पे एटीपी इस्तेमाल हुआ फिल्ट्रेशन होने में? ना, ये पैसिवली हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है, क्योंकि जिस चीज का भी साइज 7 to 9 नैनोमीटर से कम है वो फिल्टर हो जाता है। तो इसीलिए बेटा यहां कोई एनर्जी नहीं लगती है, कोई एटीपी इस्तेमाल नहीं लगता है, इसलिए ये पैसिव। आज के बाद बेटा सारे बच्चे याद रखेंगे कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है इट इज ए पैसिव फिल्ट्रेशन एंड नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन, क्योंकि इसमें यूजफुल सब्सटेंस भी निकल के आते हैं और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी निकल के आते हैं। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। कल के लेक्चर में अब हम देखेंगे कि कौन से प्रेशर्स लगते हैं इस ब्लड को फिल्ट्रेट होने में, और उन फोर्सेस को हम मिलजुल के स्टार्लिंग फोर्सेस कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट बेटा पहले लीजिएगा। तो उन फोर्सेस को हम मिलजुल के स्टार्लिंग फोर्सेस कहते हैं जो यहां पे ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं। तो वो हम कल के लेक्चर में बेटा